गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हमने यूनिसेफ के बारे में जाना है। सबसे पहले फिर मैं आपको वही दोहराऊंगी कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सारे स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें और ये ई लर्निंग के क्लासों की सुविधा सभी तक पहुंचे और बराबर पहुंचे। यही हमारा लक्ष्य है और आप इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। अब हमने पिछले लेक्चर में ये डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए जो यूनिसेफ पढ़ा रही थी, इसका लेक्चर नंबर 2 है। यूनिसेफ टॉपिक पर हम आगे चर्चा जो है द स्कोप ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ की आधारभूत शिक्षा का क्षेत्र। क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिसेफ की आधारभूत शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन करें, तो आप इन पॉइंट की बिंदुओं के माध्यम से इसका वर्णन कर सकते हैं। तो क्या है, तो पहला पॉइंट क्या है कि निर्धन एवं वंचितों की शिक्षा। पहले ही मैं बता चुकी हूं कि ये निर्धन और वंचितों के लिए ही ये स्पेशल संस्था है, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए। तो ये पहला ही पॉइंट आप लोग का यही होता है कि निर्धन एवं वंचितों को के लिए शिक्षा। यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र क्या है कि शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना, गरीब और वंचितों तक शिक्षा को पहुंचाना, वैसे बच्चों के पास पहुंचाना जो आपातकाल जैसे सुनामी, भूकंप, महामारी, ऐसी समस्याओं से जो जूझते हो, और जैसे अफगानिस्तान, लीबिया तथा भूटान जैसे देश, सूडान जैसे देश, जहां हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, ऐसी स्थितियों में यूनिसेफ वहां तक पहुंचता है और वहां के जो बच्चे जो उस माहौल में पढ़ रहे हो, उनकी शिक्षा से जो वंचित रह जाते हैं, उनको शिक्षा से जोड़ता है। तो यह आपका पहला पॉइंट होगा, निर्धन एवं वंचितों तक शिक्षा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे शिक्षा का माहौल, बहुत सारे हमेशा लड़ाई होने की वजह से वहां का माहौल बिगड़ा रहता है, तो वहां भी वो शिक्षा को यूनिसेफ यही कार्य करती है, तो वहां तक के बच्चों तक भी शिक्षा पहुंचाना उसका कार्य है। दूसरा है इंटर एजेंसी नेटवर्क है किसका, यूनिसेफ का। उन्होंने आपातकाल के लिए एक इंटर एजेंसी नेटवर्क बनाया है, विकसित किया है। वह नेटवर्क किसी देश में आपातकाल आने पर, जैसे किसी देश में ऐसा आपातकाल आया, भूकंप आ गया या सुनामी आ गई या बहुत बड़ा कोई, अब एक बार आया इबोला आया था कहीं पे, बहुत सारे देशों में, जैसे आजकल कोरोना, तो जैसा भी संकट आता है इसका तत्काल इनको पता चल जाता है इस नेटवर्क को, इसीलिए इसका निर्माण किया गया और यह उस समय में सक्रिय हो जाता है और तो सक्रिय हो जाता है। और इसके सहयोगी कौन है, तो राष्ट्रीय सरकार, बैंक, यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, और इसके साथ मिलकर कार्य करता है यह इंटर एजेंसी नेटवर्क। इसी के लिए यूनिसेफ ने इस इंटर एजेंसी नेटवर्क का कि आपातकाल का पता चलते ही इन अंतरराष्ट्रीय जो उसकी बैंक है और बहुत सारी जो एजेंसियां हैं वो सहयोगी हैं, उनके साथ मिलकर वह कार्य करता है, इंटर एजेंसी नेटवर्क। अब तीसरा पॉइंट है आपातकाल में शिक्षा की व्यवस्था। तो यह संस्था जो है वार्षिक नियोजन एजेंसी तथा दैनिक निरीक्षण अथॉरिटी के साथ मिलकर, कौन दो संस्था है, तो यह संस्था आर्थिक नियोजन एजेंसी एक संस्था है तथा दैनिक निरीक्षण एजेंसी है, जो एजेंसी है जो रोज का दैनिक का उनको मतलब जैसे आंकड़े प्रदान करती है, के साथ मिलकर बच्चों के हित के लिए कार्य करती है। यह नागरिक संघर्ष तथा सामाजिक हिंसा, प्राकृतिक आपदा, अस्वास्थ्यकर स्थिति, जैसे महामारी जब फैलती है तो वह अस्वास्थ्यकर स्थिति होती है, स्वास्थ्य पर घबरा होता है उस समय, तथा गिरती सरकारी व्यवस्था, जैसे हमारे मुद्रा का जो वो क्या है, गिरने लगता है, तो जो मुद्रा का जो मूल्य गिरने लगता है तो वह सरकारी अस्वास्थ्यकर स्थिति तथा सरकारी गिरती व्यवस्था और लंबे समय तक आर्थिक मंदी की स्थिति में, जैसे जब बहुत ज्यादा जो हमारी आर्थिक स्थिति पिछड़ जाती है तो बहुत समय तक मंदी की जो स्थिति आती है, उस स्थिति में यह संस्था अधिक ध्यान देती है, क्योंकि इस स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। आज भी देखिए इस महामारी में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षा हो रहा है, और जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार ही शिक्षा, प्रत्येक चीज का व्यापार से लेके और जितना भी सब चीज का आधार पहले शिक्षा है और सबसे ज्यादा वही पिछड़ जाती है। तो जब भी इस स्थिति में शिक्षा
सबसे अधिक प्रभावित होती है। आपातकाल में केंद्रीय सरकार, जो हमारी केंद्रीय है, वह केंद्रीय सरकार यूनिसेफ की मदद करती है इस आपातकाल की स्थिति में, और उनका मदद लेके वो शिक्षा के साथ शिक्षा को आपातकाल में केंद्रीय सरकार भी इनका सहयोग करती है और शिक्षा को के स्तर को सुधारने का प्रयास करती है यूनिसेफ के माध्यम से। अब हमारा जो है वो लिंग समानता अगला पॉइंट है। लिंग भेद आप जानते हैं, लड़का और लड़की, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो लोग होते हैं। लिंग भेद क्या होता है कि जिसमें एक ही वर्ग को शिक्षा की प्रधानता प्रदान कर दे और दूसरे को शिक्षा से वंचित कर दे। जैसे ज्यादा समाज में होता है कि लड़कियों को, आज ऐसा बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, ऐसा नहीं रह गया, बहुत कम रह गया है, मतलब बहुत जागरूकता फिर भी आ गई है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे जगह है, अभी भी आई है लेकिन वैसे नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां अभी भी लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता है। तो वैसी लिंग समानता में वो क्या करते हैं कि यूनिसेफ का एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है उनका, एक कि वह लिंग जो असमानता है, जो लड़का और लड़की में जो विभेदीकरण है, उसको समाप्त करना, ये भी इनका एक कार्य है। जो व्यक्ति शिक्षा और लिंग असमानता से पीड़ित है, शिक्षा से जो और असमानता जिसको नहीं पढ़ाने के लिए वंचित कर दिया गया है, वे सब यूनिसेफ के कार्य क्षेत्र में आते हैं। ये सारे विश्व के कई देशों में लिंग असमानता अत्यधिक है। शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, नामांकन नहीं किया जाता, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उन्हें दूसरा आदमी माना जाता है, दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। ऐसे देशों में यूनिसेफ अधिक ध्यान देता है और इस चीज को, इस लिंग समानता को दूर करने की, असमानता को दूर करता है और उन्हें समान करने की कोशिश करता है। यही हो गया आपका लिंग समानता। अब आपका आता है गुणात्मक शिक्षा। भारत में यूनिसेफ की गुणात्मक शिक्षा आपका पॉइंट है अगला। तो यह क्या है, तो यूनिसेफ के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्राप्त हो, मतलब ऐसा शिक्षा प्राप्त हो जो व्यवहारिक ज्ञान हो, जिससे वह जीविका भी कमा सके। प्रारंभिक बाल अवस्था में उत्तम विकास ठीक प्रकार से हो, मतलब जैसे छोटे बच्चे, उनका पोषण ठीक प्रकार से हो, उनका शारीरिक मानसिक हर तरह से व्यवस्था, उनका विकास हो, यह सुनिश्चित करना भी यूनिसेफ का काम है, कार्य ऐसा, मतलब वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी भी लेता है। वंचित, निर्धन और शोषित तथा मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए यह कार्य करता है, उनको भी शिक्षा से जोड़ने का कार्य करता है, उनके विकास के लिए कार्य करता है, उनका शारीरिक, मानसिक और प्रत्येक विकास, शैक्षिक विकास के लिए कार्य करता है यूनिसेफ। यूनिसेफ का संपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, केवल राष्ट्र स्तर पर नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर वो कार्य करता है यूनिसेफ। वो संस्था इंटरनेशनल लेवल की है। यह सुरक्षा, बाल श्रम, बाल शोषण तथा जल एवं स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में भी कार्य करता है। यह बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा के अवसर तथा सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने के लिए भी ध्यान देता है। तो इसके बहुत सारे लॉट ऑफ कार्य हैं यूनिसेफ के। रोल ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया, भारत में यूनिसेफ की क्या भूमिका है? तो भारत में यूनिसेफ की क्या भूमिका है? तो भारत सरकार ने यूनिसेफ में समर्पित भाव से यूनिसेफ के साथ मिलकर अनेक कार्य किए। यूनिसेफ का कार्य ही है कि वो निर्धन देश के बच्चों, चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी योग्यता के अनुसार विकसित हो सके। यह यूनिसेफ का कार्य है। इस चुनौती को प्राप्त करने के लिए यूनिसेफ ने अनेक कार्य किए हैं। उसने कई आंकड़े एकत्रित किए। आंकड़े क्यों एकत्रित किए? कि इन्हें पता चल सके कि कितने वंचित है शिक्षा से, कितनी लड़कियां शिक्षा से नहीं जुड़ी हैं, कितने लड़के जो हैं वह शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, या उनमें क्या समानता या समानता हो रही। तो वो इन चीजों को पहले उन्होंने आंकड़े एकत्रित किए तथा नवाचारों पर का, नई तरह की शिक्षा, नवाचार जैसे आपने पढ़ा है, नई तरह की शिक्षा का पहले उनको नई चीजों को, नई नवाचार को प्रचारित किया, नवाचार को लिया, प्रकार किया। उसने भारत के 15 राज्यों में अपना कार्यक्रम स्थापित किया।
उसने अपना ध्यान ऐसे समुदायों पर केंद्रित किया जहां सर्वाधिक निर्धन और वंचित बच्चे तथा उन तक लाभ नहीं पहुंचता, सर्वाधिक वंचित बच्चे हो और उन तक लाभ नहीं पहुंचता हो, उन पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, शैक्षिक सेवाएं सुनिश्चित की तथा उन्हें उच्च गुणवत्तापूर्वक सेवाएं प्रदान की। इस तरह के लोगों को इंगित चिन्हित करके और उन्होंने 15 राज्यों में अपने कार्य को अंजाम दिया। अब आगे जो है वह द कंट्री प्रोग्राम 2018 टू 2012 उस पे चलेंगे। अब हम चलेंगे द कंट्री प्रोग्राम 2010 टू 2012। यूनिसेफ का ये क्या प्रोग्राम है, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की हैं वह इस प्रोग्राम में उन्होंने डाला है। जो प्रोग्राम इसको हम इस माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। पहला जो है वह घरों में आयोडाइज नमक के प्रयोग में वृद्धि। इनकी जागरूकता के चलते कारण अब अधिकतर घरों में आयोडीन युक्त नमक यूज होने लगा है, आयोडाइज नमक का प्रयोग होने लगा है कि इनसे कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं, जो बच्चे छोटे हैं, उनको आयोडीन की कितनी आवश्यकता है ये यूनिसेफ ने बताया। इसके बाद यह जो हुआ, उन्होंने ये उपलब्धि अर्जित की कि घरों में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग बढ़ने लगा। दूसरा पॉइंट है 75% स्कूलों में स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल तथा स्वच्छता का प्रबंध, ये भी यूनिसेफ की जागरूकता का परिणाम है। 75% स्कूलों में स्वच्छ जल तथा स्वच्छता का प्रबंध होने लगा, इस पर ध्यान दिया जाने लगा। घरेलू स्वच्छता के लिए कार्य किए गए। ये कार्य किए गए। चौथा घरेलू स्वच्छता, मतलब घर में भी जागरूक किया गया कि पानी का कैसे हाथ मांजना है, वॉश करना, साफ हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। तो घरेलू स्वच्छता के लिए भी कार्य किया गया। इसके बाद आता है नवजात तथा बाल्यावस्था, नवजात तथा बाल्यावस्था में रोगों के विरुद्ध बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रबंध। छोटे बच्चों को जो रोग होते हैं उनके लिए जो है वह एक बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए, उनको स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रबंध किया गया। 5वां पॉइंट आता है स्कूल प्रबंधन तथा बच्चों हेतु प्रबंधन तथा बच्चों हेतु कक्षाओं के हेतु कक्षों को उन्नतशील बनाया गया।
प्रकार इन्होंने द कंट्री प्रोग्राम में इनकी उपलब्धियां है यूनिसेफ की, जैसे कि घरों में आयोडीन का यूज होने लगा, 75% स्कूलों में स्वच्छ जल तथा स्वच्छता की बिल्डिंग बनने लगी और स्वच्छ जल तथा स्वच्छता का प्रबंध बताया जाने लगा टीचर की कैसे स्वच्छ रहना है। घरेलू स्वच्छता के लिए भी कार्य, लैट्रिन शौचालय बनाने के लिए कहा गया, सारे स्वच्छ हाइजीन को मेंटेन करने के लिए घरों को भी जागरूक किया गया। नवजात तथा बाल अवस्था में रोगों के विरुद्ध बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति प्रबंध किया गया। आंगनबाड़ी इन चीजों का जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स इत्यादि जो बहुत सारे जो कार्यक्रम नेशनल लेवल पे जो चले, इंटरनेशनल लेवल पर चले, उनको या नवजात तथा बाल अवस्था के शिशुओं में बीमारियों के रोकथाम के लिए इन चीजों का प्रबंध किया गया। और स्कूल प्रबंधन तथा बच्चों हेतु कक्षों को उन्नतशील बनाया गया, स्मार्ट क्लासेस और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नवाचारों के माध्यम से बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग ढंग से सिखाने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार यूनिसेफ के ये कार्य हमने आज पढ़े। थैंक यू।